कैसी चल रही है ये सीरीज? सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं? सो लगे रहो, मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, अपने हाथ में यही है। ओके, और डेफिनेटली एक दिन आप उस पर्टिकुलर पोस्ट पर होगे। इनकेस आप बेटा कंटिन्यूअसली मेहनत करते हो और कंटिन्यूअसली आप सारी चीजें करते हो तो डेफिनेटली सारी चीजें आप लोग अचीव कर सकते हो। नाउ अब इस सीरीज में जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 150 प्लस क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों के कुछ लेक्चर्स यहाँ पे मैंने लिए जहाँ पे 150 क्वेश्चंस आप लोग 150 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए हैं, राइट। अब इस सीरीज को और भी कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज में आने वाले टाइम पर आप लोगों को बेटा कुछ बार के भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। इस सीरीज में आप लोगों को एनआरएल के भी क्वेश्चंस मिलेंगे और इस सीरीज में कुछ मैंने सेल्फ डिजाइन किए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, लगभग 20 से 25, वो भी आप लोगों को इस सीरीज में मैं प्रोवाइड करूंगा। अब इस सीरीज में बेटा आप लोगों को टेक्निकल वाला पार्ट अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे, आने वाले टाइम पर आप लोगों को बेटा नॉन टेक्निकल भी मिलेगा, जहां पे आपको एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, वो भी प्रॉपर तरीके से आप लोगों को सॉल्व करवाए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस सीरीज को प्रॉपरली आप लोग यूज करने वाले हैं, सभी लोग लगे रहेंगे और यस सभी लोग लाइव जरूर करेंगे और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर देंगे। जो भी बच्चे नॉन गेट के थ्रू पीएसयू में जाना चाहता है विद द हेल्प ऑफ रिटन एग्जाम क्रैक करने के बाद इंटरव्यू आप लोगों को क्रैक करना है, फिर आप लोगों का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जो भी बच्चे का गोल है अभी भी पीएसयू में जाने का, जिन बच्चों का गेट में अच्छा नहीं हुआ था, वो लोग डेफिनेटली मेहनत करें, ठीक है। मेहनत करने से ही सब कुछ होगा, रेगुलर रहें। और ये सीरीज बेटा आप लोग जिस हिसाब से आप मैं देख रहा हूँ व्यूज काफी अच्छे इसमें आ रहे हैं, ओके, यानी कि मैक्सिमम लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, ओके। तो इस सीरीज को फॉलो करते रहें और सारे लोग लर्निंग करते रहें। अब यहाँ पे एक दो अनाउंसमेंट है वो मैं कर देता हूं। अनाउंसमेंट ये है कि जो भी बच्चे, ऐसा भी है कि बहुत सारे बच्चे अपने गेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 25 के लिए भी टारगेट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए अनाउंसमेंट ये है कि एक नया सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्लस पर, मास ट्रांसफर ऑपरेशन। यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, मास ट्रांसफर ऑपरेशन। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आई डोंट थिंक कि मुझे बताना चाहिए। आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग हो, आप 3rd ईयर फाइनल ईयर में हो, तो इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में सभी लोगों को पता होगा। मास ट्रांसफर एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप कोई भी इंटरव्यू देने जाएंगे वहां पे आपको मास ट्रांसफर से 100% क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मास ट्रांसफर एक ऐसा टेक्निकल का सब्जेक्ट है जो केमिकल इंजीनियरिंग में गेट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मास ट्रांसफर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रियलिटी में फीलिंग करवाता है कि यू आर केमिकल इंजीनियर, ओके, आप केमिकल इंजीनियर हो, इसकी रियलिटी में आप लोगों को फीलिंग आती है। तो मास ट्रांसफर ऑपरेशन आप लोगों को पढ़ना ही चाहिए, सिर्फ गेट के लिए नहीं। हमने सर केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री रखी है, उसको भी तो रियलाइज करना है, उसको भी तो रियल और इंडस्ट्री से कनेक्ट करना है। तो मास ट्रांसफर ऑपरेशन हम लोग 31 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसकी टाइमिंग रहेगी शाम को 9 PM पर, तो सभी लोग अटेंड कर सकते हैं, ओके। और 31 जुलाई से मास ट्रांसफर ऑपरेशन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे एक और, जिन बच्चों के पास सर कोर्स नहीं है वो कैसे ज्वाइन करें, तो अनअकैडमी ने बेटा मेगा ऑफर आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, ओके। ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। मेगा ऑफर आप लोगों को यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग देखेंगे कि जो आपकी फीस है वो बेटा 8499, यानी कि आप 6 मंथ का ज्वाइन करते हो, इसके साथ साथ आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा भी मिलेगा और फीस आप लोगों की 8499, यानी कि 6 + 2 मंथ का बेटा जो फीस है वो 849999। एंड आप लोग बेटा इनकेस 9 मंथ्स का ज्वाइन करते हो प्लस, तो यहाँ पे 3 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा, इसकी जो फीस है 9999, ओके। यस, सभी लोगों को रेफरल कोड पता होगा, देखो है ना, जितने भी स्टूडेंट प्लस पर आ रहे हैं, आपको लगता है कि मनीष सर के मेंटरशिप में काम करना है, तो कोड थोड़ा केयरफुली यूज करके आना, कोड केयरफुली यूज करके आना, सो दैट मैं अपना सपोर्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊं, मैं अपनी गाइडेंस आप लोगों को प्रॉपरली प्रोवाइड कर पाऊं। तो कोड इज इंपॉर्टेंट। नहीं लगा पा रहे हो, नहीं कोर्स ज्वाइन कर पा रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, यहां पे लिंक दे दिया है, ओके। या आप प्रीवियस वीडियो में देख लेंगे, वहां पे भी लिंक हर सेशन में मैं पिन करवा देता हूं, उसको आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपको मेरे से डिस्कस करना है, कुछ भी पूछना है आप बिल्कुल पूछ सकते हो, ओके। रिगार्डिंग द कोर्स, रिगार्डिंग द की न्यू बैचेस, कुछ भी आपको पूछना है तो फिर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, राइट। टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे सभी लोग। अच्छा, वो बच्चे भी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे जो बच्चे हमारे यूट्यूब के हैं, तो जो भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल होता है मैं टेलीग्राम में फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो सभी लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करो,
ओके और जिन बच्चों को मास ट्रांसफर ऑपरेशन के साथ कंटिन्यू करना है वो लोग इस नए सब्जेक्ट के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं 31 जुलाई से। ठीक है, तो मेगा ऑफर है, इसका आप लोग एडवांटेज उठाओ और इस सीरीज को कंटिन्यू करो। सीरीज में सभी लोगों को रेगुलर रहना है, मेहनत करते रहना है। ओके, इससे अच्छी सीरीज अभी इस समय ऑनलाइन में कहीं पे भी फ्री में तो अवेलेबल नहीं है। ओके, तो इस सीरीज को प्रॉपर करना है। इतने जितने मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं इतने कहीं पे भी बेटा आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ओके, तो आप प्रॉपरली इसको करो, टेस्ट पेपर देते रहो, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आप लोगों की हो जाएंगी। ठीक है, टेस्ट पेपर भी देना जरूरी है, टेस्ट पेपर भी दो और साथ साथ में आप लोग यूट्यूब के जो क्वेश्चंस हैं वो भी करो। दोनों चीजें प्रैक्टिस करके जाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा के जाओ। ठीक है, कुछ सेल्फ भी आप लोग मेहनत करो, कुछ बुक्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे राम प्रसाद की बुक हो गई उसको फॉलो कर सकते हैं, ओपी गुप्ता की बुक है उसको फॉलो कर सकते हैं, गेट के जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं उनको फॉलो कर सकते हैं और जो न्यू एडेड सिलेबस है उसको भी गूगल करके भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। राइट, तो अच्छी तरीके से आप लोग लर्निंग करो, इस सीरीज को एंजॉय करो। ठीक है, और जैसे ये सीरीज आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी तो इसी में मैं बार्क वाले क्वेश्चंस को भी ऐड करवा दूंगा। यहां से मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं, आप लोगों की प्रैक्टिस जो चल रही है। तो हम लोग लास्ट सेशन पे 25 क्वेश्चंस करवा चुके हैं। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस यहां तक हम लोगों ने कर लिए हैं, यहां तक हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, आगे स्टार्ट किया जाए। या अंकित आ गए हैं और कौन कौन, आर कुमार, मृदुला, साई, यस, विकास, जितने भी बच्चे मतलब इस एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है, जो बच्चे इस एग्जाम के लिए सीरियस हैं, सारे लोगों को सेशन ये देखना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट किया जाए। एक बार सर लोग रेडी लिख देंगे, फ्रीक्वेंट आप लोग तेजी से यहां पे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार सर लोग कमेंट बॉक्स में रेडी कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन टुडे सेशन, क्वेश्चन नंबर 26 होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन होगा आपके लिए 26। कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। 4 ऑप्शन आपके सामने, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। 4 ऑप्शंस यू हैव, वेरी नाइस। डायमेंशन ऑफ द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, थोड़ा तेजी से देखो, करेंगे प्रयास। कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। आंसर क्या आने वाला है? आंसर क्या आने वाला है सर लोग जरा बता देंगे। आंसर विल बी सी पार्ट। कैसे आप कैलकुलेट कर रहे होंगे? 1 मिनट के, देखो जितनी तेजी से आप आंसर देंगे आपकी स्पीड उतनी अच्छी बनेगी। ठीक है, तो स्पीड आप यहीं पे जज कर सकते हैं। अब मैं यहां से जो बात करूंगा, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होता क्या है, डीएवी। तो आपको पता है जो फ्लक्स यानी होता डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, यस, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की जो यूनिट से कर लो, यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये होती है। तो मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड मतलब टाइम टी, तो एल स्क्वायर अपॉन टी इनवर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर टी इनवर्स। ठीक है, तो ऐसी डायमेंशन से आप लोग उम्मीद कर सकते हो, जैसे विस्कोसिटी हो गया, ठीक है, या विस्कोसिटी हो गया, इसकी आपकी ज्यादातर पूछी जाती है। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट हो गया, थर्मल डिफ्यूजिविटी हो गया, ओके, फोर्स हो गया, ये सब चीजें आप लोग निकाल लेते हैं। तो इनकी डायमेंशन ज्यादा पूछी जाती हैं, इन पे आप लोग केयर कर लेंगे। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, डू फास्ट। एक आपके पास प्लॉट ऑफ द बॉइलिंग टेम्परेचर अगेंस्ट द लिक्विड कंपोजिशन इज कॉल्ड बॉइलिंग कर्व, बबल पॉइंट कर्व और हीटिंग कर्व, वॉलेटिलिटी, फेज डायग्राम। मतलब अगेंस्ट लिक्विड कंपोजिशन, मतलब आपसे क्या पूछा है, टी एक्स वाई डायग्राम। जो टी एक्स डायग्राम, टी एक्स डायग्राम, टी एक्स जो डायग्राम होता है वो क्या होगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, बबल पॉइंट कर्व या ड्यू पॉइंट कर्व, बबल पॉइंट कर्व या ड्यू पॉइंट कर्व। 1 मिनट के लिए सारे लोग यहां पे गौर कर लेंगे। 1 मिनट के लिए आप टी एक्स वाई डायग्राम प्लॉट करते हैं, इधर टी होता है, इधर एक्स होता है और वाई होता है। आपने मेरा पहला लेक्चर आपने मास ट्रांसफर का देखा होगा, तो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया था, हम लोगों ने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया था। जो हमारा ऊपर वाला यहां पे होता था, यहां पे आपका क्या मिलता था, आपको फर्स्ट आपको क्या मिलता था, ये वाला जो कर्व, यस, बहुत ध्यान से, दिस इज द बबल पॉइंट कर्व और ड्यू पॉइंट कर्व। सर लोग जरा बता देंगे, दिस कर्व इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट कर्व और बबल पॉइंट कर्व। दिस कर्व इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट कर्व और बबल पॉइंट कर्व, दिस कर्व। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या होता था, बबल पॉइंट कर्व और ड्यू पॉइंट कर्व। सारे लोग जल्दी से बता देंगे कमेंट करके, बबल पॉइंट कर्व, वेरी नाइस। तो दिस कर्व इज कॉल्ड बबल पॉइंट कर्व, बबल पॉइंट कर्व। ये जो कर्व होता है टी एक्स वाई डायग्राम होता है या टी वाई टी एक्स टी वाई डायग्राम होता है, टी एक्स डायग्राम होता है।
जल्दी से सारे लोग बता देंगे। दिस कर्व इज कॉल्ड टी वाई डायग्राम और टी एक्स डायग्राम, टी एक्स डायग्राम और टी वाई डायग्राम। आप लोग देखो, आप लोग इस कभी भी कंफ्यूज हो तो आप लोग क्या करो, ऐसे कर लिया करो, ऐसे कर लिया करो, इस तरीके से, इस तरीके से कर लिया करो। तो दिस कर्व इज कॉल्ड टी एक्स डायग्राम और टी वाई डायग्राम। यस, टी एक्स डायग्राम। दिस कर्व इज, इधर होता है अपना एक्स और इधर होता है अपना वाई। कभी भी कंफ्यूज हो तो आप लोग देख लिया करो, ठीक है। आप इसमें टाई लाइन डालो तो इधर आपको वाई तो ज्यादा मिलेगा डिस्टिलेशन कॉलम में, एक्स आपको कम मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें क्या कर लिया करो, डाल दिया करो, ठीक है। तो कभी भी जीवन में कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो यहां पे अपना वाई ज्यादा होता है, एक्स कम होता है, राइट। टाई लाइन डाली, टाई लाइन के जो कंपोजिशंस होते हैं वाई और एक्स में आपके क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो ये वाई मतलब ये आपका जो कर्व होगा टी वाई डायग्राम, ठीक है। और जो ये वाला जो कर्व होगा टी एक्स डायग्राम। तो टी एक्स डायग्राम इज कॉल्ड बबल पॉइंट कर्व। तो यहीं पे क्वेश्चन में लिखा है था बॉइलिंग पॉइंट टेंपरेचर, टेंपरेचर अगेन लिक्विड कंपोजिशन, लिक्विड कंपोजिशन इज कॉल्ड बबल पॉइंट कर्व, इज कॉल्ड बबल पॉइंट कर्व। तो आंसर विल बी सी पार्ट। क्लियर, कोई दिक्कत? तो लॉन्ग टाइम के लिए आप लोगों को इस तरीके से याद रख सकते हो। समस्या सॉल्व, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन नो। तो नेक्स्ट, द मोल रेशियो प्लॉट एब्जॉर्बर डिजाइनिंग हेल्प टू फाइंड आउट। सर लोग बहुत प्यार से देखेंगे। इन द मोल रेशियो प्लॉट द एब्जॉर्बर डिजाइन हेल्प्स टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ द इक्विलिब्रियम कर्व, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेस, स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेस। तेजी से सारे लोग आंसर देंगे, यहां पे तेजी से आंसर देंगे, ठीक है, बहुत तेजी से आंसर। वेरी नाइस। यहां पे आपका आंसर रैपिड फायर की तरीके से होना चाहिए क्योंकि 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। आईओसीएल जितने बच्चे अप्रेंटिसशिप के लिए आप लोग तैयारी कर मतलब आप जाना चाहते हैं, आप मेरे से अलग से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सेशन प्योरली इसको मैंने डेडिकेट किया है। अदरवाइज आप लास्ट में 5 मिनट में ये अपना डिस्कशन मेरे से कर सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट के लास्ट में आप डिस्कशन कर सकते हैं। अभी ये यहाँ पे थोड़ा सा माहौल बना हुआ है अलग टाइप का। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सी पार्ट, जब भी मोल रेशियो मतलब आप जो भी लिखते हैं मोल रेशियो, मतलब मोल रेशियो में क्या लिख रहे हैं, कंपोजिशन, द मोल रेशियो प्लॉट, यस कंपोजिशन। आप जब भी y और x करते हैं तो इसका एक ही यूज होता है टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन, स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन। अदरवाइज आप स्मॉल x से लिखेंगे, आप स्मॉल x से लिखेंगे तो वो जो स्लोप आपका नहीं आएगा, स्लोप आएगा लेकिन हर पॉइंट पर वेरी कर जाएगा, हर पॉइंट पर क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा। जब y और x में लिख लेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, सो दैट आप उसका स्लोप जो है इजीली तरीके से निकाल पाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेस, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेस मोल रेशियो से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होता है। नाउ स्लोप ऑफ द इक्विलिब्रियम कर्व, ठीक है, इक्विलिब्रियम कर्व का स्लोप हम लोग सिर्फ मोल रेशियो से नहीं निकालते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है। ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है। इसको हमको जरूरी नहीं है क्योंकि आप यहां से निकाल पाए चाहे ना निकाल पाए, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट से आता है। ये आपके स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई भी है तब भी आप लोगों को स्लोप गिवन होगा, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है तब भी आपको स्लोप गिवन होगा। लेकिन यस, आप ऑपरेटिंग लाइन का स्लोप तभी निकाल पाएंगे क्योंकि ये आप मैनुअली सॉल्व कर रहे हैं। ऑपरेटिंग लाइन का जो स्लोप है आप मतलब अपने हाथ से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग लाइन को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग लाइन अपने हिसाब से चेंज हो सकती है लेकिन इक्विलिब्रियम कर्व अपने हिसाब से चेंज नहीं होगा। एक गिवन कंपोजिशन, टेंपरेचर, प्रेशर कंडीशन सब फिक्स हैं, तो एक थर्मोडायनामिक्स उसकी फिक्स है, ठीक है। लेकिन यहां पे आपका क्या होता है, ये मैनुअल ऑपरेटर, आप फ्लो रेट को कम ज्यादा कर देंगे आपका स्लोप चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा बहुत कंपोजिशन में चेंज करेंगे आप लोगों का स्लोप चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से आंसर विल बी सी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, पैकिंग हाइट ऑफ द पैक टॉवर। हाइट कैलकुलेशन के मैंने काफी आप लोगों को तरीका बता रखा है, काफी मैंने तरीका बता रखे हैं। और ये बताओ यार 30 स्टूडेंट देख रहे हैं लाइव, सिर्फ 14 लाइक, ठीक है। एटलीस्ट आप आया करो तो एक लाइक तो लगा दिया करो, लाइक तो बटन लगा ही दिया करो। यस, चलो आंसर विल बी, देख लो सारे लोग, देख लो जल्दी से। पैकिंग हाइट, सर हाइट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाइट सर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट इनटू थिकनेस। थिकनेस मतलब हाइट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट। कैसे सर, थोड़ा हमको फील नहीं आया,
फील नहीं आया? बिल्कुल सर फील दिला देते हैं इधर, देखो 1 मिनट के लिए। जैसे सपोज कर लो ये आपका कोई कॉलम है, ये कॉलम है, अब इस कॉलम में पैक्ड कॉलम होगा, तो इसका मतलब इसमें क्या होंगी, नंबर ऑफ यूनिट्स होंगी, क्या होंगी, तो नंबर ऑफ यूनिट्स होंगी। तो लाइक दैट सपोज कर लो ये आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, लिसन वेरी केयरफुली, ये नंबर ऑफ यूनिट्स हैं आपकी, ठीक है। तो आपको इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है, हाइट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, इसकी आपको हाइट कैलकुलेट करनी है, तो हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट आप काउंट कर लो, और एक यूनिट की डिस्टेंस कितनी है, हाइट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट कितनी है, मैं बोलूं हाइट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट कितनी है, 2 मीटर, ठीक है। और नंबर ऑफ यूनिट कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 नंबर ऑफ यूनिट एनटीयू, और हाइट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट कितनी है, 2, तो ये कितनी आ जाएगी, 8 मीटर। अब 8 मीटर आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, तो इन सारे को आप ऐड कर दो, सारे को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 8 मीटर, ठीक है। सिग्निफिकेंस आ गया समझ में, हाइट कैसे कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, तो नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट कितनी है, 4, ठीक है, एनटीयू कितने हैं, 4, हाइट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट कितनी है, 2, दिस इज द एचटीयू, तो हाइट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 8 मीटर मिल जाएगा, जो कि हाइट होती है पैक्ड बेड की। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एनटीयू ये ऐड नहीं करेंगे, ये सब, ये मामला सब गलत है, ठीक है, ऐड नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 30, टू फास्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड बाय ग्रेविटी डिकेंटर, मैकेनिकल ऑपरेशन का सवाल है। यहां पे देखो, ये जो मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं कंप्लीट पैकेज दूंगा, नॉट ओनली सिर्फ मास ट्रांसफर आईपीसी, आपकी पूरी कंप्लीट केमिकल इंजीनियरिंग का यहां पे आप लोगों को पैकेज मिलेगा यहां पे, ठीक है। अभी मैं कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस करवाऊंगा, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन करवाऊंगा जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है, वो भी क्वेश्चन करवा देंगे, नो वरी अबाउट दैट, ठीक है। रीजनिंग और इंग्लिश वाले भी पार्ट कवर करवा देंगे, तो पूरा कंप्लीट पैकेज आपको देके छोड़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा टेक्निकल वाला स्ट्रांग कर देता हूं, टेक्निकल आपका स्ट्रांग कर देता हूं, क्योंकि 120 मार्क्स का जो आने वाला है वो टेक्निकल से आने वाला है, ठीक है। तो 2-3 सेशन हम लोग प्रॉपर तरीके से लगभग 200 क्वेश्चन तक टच कर लेते हैं टेक्निकल, देन 100 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के भी करवा देंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आप लोगों के नॉन टेक के भी करवा देंगे। आंसर विल बी डी पार्ट, डी पार्ट आप लोगों का कमेंट आ रहा है, सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड बाय द ग्रेविटी डिकेंटर। डिकेंटर का मतलब इमिसिबल लिक्विड, ठीक है, इमिसिबल लिक्विड विद द डिफरेंट डेंसिटी, ठीक है। डिकेंटर हम लोग यूज करते हैं जैसे इमिसिबल लिक्विड, जैसे आपको वाटर है और ऑयल है, इसका आपको सेपरेशन करना है तो आप डिकेंटर यूज कर सकते हो, ठीक है। वाटर और ऑयल, ठीक है, वाटर और ऑयल, ठीक है, दोनों कैसे इमिसिबल हैं, इनको आप सेपरेट करना है तो वाया डिकेंटर, ठीक है। इमिसिबल लिक्विड्स को हम लोग सॉल्व करते हैं किससे, डिकेंटर। और भी बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। गैस सॉलिड और गैस के सेपरेशन के लिए क्या यूज करते हैं बताओ, इनकेस यही क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ दूं, गैस और सॉलिड का मिक्सचर है तो किस इक्विपमेंट का यूज करेंगे, गैस सॉलिड सेपरेशन, मैं आपसे पूछूं गैस और सॉलिड का सेपरेशन है, बोलो। यस, साइक्लोन सेपरेटर, वेरी नाइस, साइक्लोन सेपरेटर। इसकी मैकेनिज्म आप लोगों को पता होना चाहिए कि गैस कहां से इनलेट करती है, आउटलेट कहां से, डस्ट कहां से निकलता है, ये पूरा आपको डायग्राम उसका साइक्लोन सेपरेटर का पता होना चाहिए, ओके। साइक्लोन सेपरेटर अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, वहां से सवाल आते हैं। उसका सेपरेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, साइक्लोन सेपरेटर आप पढ़ते हो उसमें सवाल पूछा जाता है कि सेपरेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो रेशियो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लग रहा है और ग्रेविटी फोर्स कितना लग रहा है, तो ग्रेविटी फोर्स जितना ज्यादा लग जाएगा तो सेपरेशन उतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, तो ग्रेविटी फोर्स कम से कम लगे, उस तरीके से हम इक्विपमेंट को डिजाइन करते हैं, या ठीक है, ओके। तो उसमें सेपरेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और उसका रेशियो होता है ग्रेविटी फोर्स का, तो वो थोड़ा यस v² अपॉन rg, तो ये कहां से निकल के आता है, ये निकल के आता है रेशियो से, तो वो उस पर आपको काम करना आना चाहिए, वहां से सवाल बन सकता है, ठीक है। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। एट लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, राउट्स लॉ, हेनरी लॉ, डाल्टन लॉ और दिस वन,
जल्दी से सारे लोग बता देंगे। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस इन अ लिक्विड, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। सारे लोग तेजी से बता देंगे, सारे लोग तेजी से। हेनरी लॉ, यस वेरी नाइस, हेनरी लॉ। ठीक है, हेनरी लॉ जब भी लगाते हैं तो एक्स आई, हेनरी लॉ जो लगता है, इसमें मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स पढ़ाई थी, तो मैंने आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट कैलकुलेट करना बताया था। लिमिट एक्स आई टेंड्स टू 0, हेनरी लॉ कांस्टेंट के एच कैसे कैलकुलेट करते थे, के एच कैसे कैलकुलेट करते थे, सारे लोगों को पता है के एच कैसे कैलकुलेट करते थे, पार्शियल प्रेशर अपॉन सैचुरेशन प्रेशर, और वहां पे हम लोग टर्म यूज करते थे फ्यूगासिटी ऑफ स्पीसीज आई इन द मिक्सचर टू द फ्यूगासिटी ऑफ स्पीसीज आई, प्योर स्पीसीज आई। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे। चलो, सॉल्यूशन में फ्यूगासिटी आ जाएगी, अदरवाइज आपको हेनरी लॉ कैलकुलेट करना है तो पार्शियल प्रेशर अपॉन सैचुरेशन प्रेशर, इस तरीके से वो कांस्टेंट कैलकुलेट किया जाता है। कब? एक्स आई टेंड्स टू 0 पर। डू दिस। Heat required to raise temperature of 1 kilogram solution with mean specific heat capacity, this one from this to this, कितना आएगा? ऐसे कैलकुलेशन से आप उम्मीद कर सकते हो कि छोटी छोटी कैलकुलेशन आपसे पूछी जा सकती हैं। डू फास्ट, सर लोग तेजी से इसको हिला सकते हैं, जल्दी से बताओ व्हाट इज द आंसर, बहुत तेजी से। ठीक है, हीट रिक्वायर्ड Q इक्वल टू क्या होता है? mCp डेल्टा टी, mCp डेल्टा टी। तो मास कितना है? 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। सीट कैपेसिटी कितनी है? या 3.5 किलो जूल पर किलोग्राम, किलोग्राम कैंसिल आउट हो गया, किलो जूल में इट मींस आंसर आएगा। ठीक है, 400 माइनस 300 मतलब 100, 400 माइनस 300 मतलब 100, मतलब सर ये 350 लिखा हुआ है और यूनिट आएगी आपकी किलो जूल में, यूनिट आएगी आपकी किलो जूल में, 350 किलो जूल। ठीक है, तो हैंड कैलकुलेशन से आप लोग थोड़ा देख सकते हैं जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, क्योंकि 1 मिनट से भी कम टाइम है ना आपके पास, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम पे। तो इंपॉर्टेंट बात है, वहां पे स्पीड वो लोग चेक करवा रहे हैं कि आप कितनी जल्दी सोच के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कितनी जल्दी आप सोच के आगे बढ़ रहे हैं, तो इस टाइप के आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 33, डू फास्ट, तेजी से करेंगे सारे लोग। प्रेशर ड्रॉप इन अ पैक्ड बेड फॉर हाई रेनॉल्ड नंबर इज गिवन बाई। हाई रेनॉल्ड नंबर दो तरीके से होता है, एक होता है लो रेनॉल्ड नंबर, एक होता है हाई। तेजी से जल्दी से बताएंगे, आपके पास ये फ्लूइडाइजेशन में आपने पढ़ा होगा, फ्लूइडाइजेशन में आपने पढ़ा होगा, या वर्क प्लमर इक्वेशन, वर्क प्लमर इक्वेशन। सर लोग जरा बता देंगे प्रेशर ड्रॉप वेलोसिटी का के साथ कैसे वेरी करता है? वेरी नाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट। वर्क प्लमर ये होता है लैमिनार के लिए, दिस इज द लैमिनार, दिस द टर्बुलेंट। सारे लोग जरा बता देंगे, यहां पे टर्बुलेंट के लिए प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ की मैं बात करूं तो वेलोसिटी के साथ कैसे वेरी करता है? वेलोसिटी के साथ कैसे वेरी करता है? यहां पे वेलोसिटी का v स्क्वायर होता है, ओके, और यहां पे जो वेलोसिटी का रिलेशन होता है प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ का प्रोपोर्शनल टू v, प्रोपोर्शनल टू v। यहां से सवाल बनने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। ठीक है, यहां से गुड क्वेश्चंस आप लोगों के बन सकते हैं। यहां से क्वेश्चंस ज्यादातर गेट में बनते हैं, ज्यादातर गेट में बनते हैं, लेकिन यहां पे एक छोटा सा उन्होंने सवाल बनाना चाहे तो यहां से बना सकते हैं। छोटा सा उन्होंने बोला कि सवाल मैं बनाना चाहता हूं तो यहां से वो लोग बना सकते हैं। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन और हाइजन-पॉजली इक्वेशन अलग चीज है। यहां पे हम लोग प्रेशर ड्रॉप वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से भी किया जा सकता है प्रेशर ड्रॉप वगैरह कैलकुलेट, लेकिन इसका यहां पे यूज नहीं है पैक्ड बेड में। ठीक है, पैक्ड बेड में इसका यूज नहीं है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 34, या वी एवरेज। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 34, थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट। थर्ड लॉ क्या बोलता है? तेजी से सारे लोग करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट व्हाट? रैपिड फायर चलना चाहिए एकदम से तेजी से आपका। थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। थर्ड लॉ जो होता है एब्सोल्यूट जीरो, एंट्रोपी ऑफ द प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो। बिल्कुल सही बात है, मतलब जमा हुआ सिस्टम,
ठीक है, प्योर क्रिस्टलाइन मतलब देयर इज नो एनी मूवमेंट, ठीक है, देयर इज नो एनी मूवमेंट, ठीक है। डी पार्ट, एनर्जी कैन नीदर क्रिएटेड, ये तो फर्स्ट लॉ लिखा है। ये कौन सा लिखा है सारे लोग जरा बताएंगे, दिस इज द थर्मोडायनेमिक्स विच लॉ, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, ठीक है। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड मतलब एनर्जी कंजर्वेशन, फर्स्ट लॉ। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर सम एक्सटेंट इरिवर्सिबल, सेकंड लॉ, ठीक है। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर accomplished by the gradation of energy, यहां पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है, ये कुछ गड़बड़ है, ये स्टेटमेंट गलत है कुछ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, if two mixed flow reactors in a series are used for a second order reaction, ठीक है, which of the following arrangements will perform better, will perform better, which one is the right answer? Yes, if two mixed flow reactor in a series is used for a second order reaction, which of the following arrangement will perform better? A smaller reactor first followed by the larger reactor, larger reactor यहां पे ए बार बार लिख गया है, ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे, यहां पे बी होगा। चलो, larger reactor first followed by the smaller reactor, two equal size, all the above will give same performance. आप सेकेंड ऑर्डर इसमें गिवन है मतलब पॉजिटिव ऑर्डर, पॉजिटिव ऑर्डर के लिए पीएफआर को चूज करेंगे। क्यों चूज करेंगे? मेरे एनपीसीएल की जो मैंने सीरीज लगाई है उसमें मैंने इसको मैथमेटिकली आप लोगों को बताया है, व्हाई पीएफआर विल यूज फॉर पॉजिटिव ऑर्डर, ठीक है, फॉर मैक्सिमम सेपरेशन ऑफ द गिवन वॉल्यूम, है ना। तो पीएफआर यूज करेंगे यहां पे, तो पीएफआर यूज करेंगे। इसका मतलब सीएसटीआर की जब भी हम बात करेंगे, इसका मतलब यहां पे जब भी हम सीएसटीआर की बात करेंगे, जब भी हम लोग सीएसटीआर या एमएफआर की बात करेंगे, एमएफआर या सीएसटीआर की बात करेंगे, तो इसका मतलब यहां तो हम इससे बचेंगे ना, पॉजिटिव ऑर्डर में मतलब इससे हम बचेंगे, हम भैया इसको चूज ही नहीं करना चाहेंगे, इससे बचेंगे। तो इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, पहले कौन सा लगाएंगे, बड़ा या छोटा? स्मॉलर पहले लगाएंगे। पहले कौन सा लगाएंगे? स्मॉलर, ठीक है। तो पहले आप छोटा सा लगा दो, पहले आप छोटा सा लगा दो और फिर बड़ा सा लगा दो फॉर मैक्सिमम सेपरेशन, ठीक है। तो पहले स्मॉलर लगाओ देन बड़ा लगाओ, ठीक है। तो हम लोग पॉजिटिव ऑर्डर के लिए पीएफआर और सीएसटीआर से बचते हैं, ठीक है। पीएफआर को हम लोग प्रेफर करते हैं, पीएफआर को प्रेफर करते हैं, ओके। चलो, तो स्मॉलर रिएक्टर फर्स्ट, इसका आपको रीजन जानना है तो मैंने एनपीसीएल वाली सीरीज में आप लोगों के मैथमेटिक्स रीजन बताएं कि क्यों ऐसा करते हैं। अभी यहाँ पे टाइम नहीं है, अदरवाइज लगभग 20 मिनट यहाँ पे लगते हैं इसको समझाने में, ठीक है। क्यों यूज करते हैं आप लोगों को पता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36, यस 36, 35 था ना, हाँ ठीक। द रिएक्शन आपके पास गिवन है इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ सी एंड सी आर द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। के इज द रेट कांस्टेंट, द रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन, ओके, ठीक है। डू फास्ट, तेजी से निकालो। यहां पे लिखा है माइनस आर इक्वल टू के, यहां पे जो लिखा है ना माइनस आर इक्वल टू के लिखा है, माइनस का आर इक्वल टू के लिखा है, माइनस का आर इक्वल टू के लिखा है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इफ सी एंड सी के द रेट कांस्टेंट इन द एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब एज्यूम कर रहा है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, एज्यूम कर रहा है एलिमेंट्री, ठीक है। ये थोड़ा सा ये टेक्निकल थोड़ा सा फॉल्ट इसमें दिख रही है क्वेश्चन में। यस, एलिमेंट्री कहीं ना कहीं होगा क्योंकि 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना उसने, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एलिमेंट्री कहीं ना कहीं उसको आइडियली बोलना चाहिए क्वेश्चन में, लेकिन नहीं भी बोला है कोई बात नहीं, आप ऑप्शन से जज कर सकते हैं क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम लोग बात कर सकते हैं, ओके। चलो, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब आर इक्वल टू के, सीधा सीधा सर, कोई इसमें संदेह वाली बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस का आर इक्वल टू होता है, इनकेस इस तरीके से मैं लिखूंगा
ठीक है, कैसे लिखूंगा, के सी ए स्क्वायर इंटू सी बी, ऐसे मैं लिख रहा हूँ। ये कब लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऑर्डर कितना आ जाएगा 3, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर कितना बोल रखा है, यहाँ पे ऑर्डर कितना आ जाएगा 3, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 0 ऑर्डर बोल रखा है, इसका मतलब इस सबको हटाना, 0 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये सिर्फ के बचेगा, के बचेगा। फाइन, क्लियर। तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन इफ एनी एलिमेंट्री रिएक्शन हैविंग 0 ऑर्डर। गॉट इट। कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन 0 ऑर्डर की है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन आप कंसंट्रेशन के डिस्टर्ब करने से नहीं बढ़ा सकते हो। यस, यू कैन इंक्रीज बाय द चेंजिंग इन, सर लोग बताओ 0 ऑर्डर के केस में आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ा सकते हो, सर लोग कमेंट बॉक्स में जरा बताओ। इफ एनी रिएक्शन, मैं चाहता हूं, अब कंसंट्रेशन तो मैं भाई चलो ठीक है मैं ज्यादा कंसंट्रेशन कर देता हूं तो अपनी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, लेकिन यहां पे रिएक्शन 0 ऑर्डर की हो गई, रिएक्शन 0 ऑर्डर की होती है, तो अब मैं इसको कैसे इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे तेजी से कर सकूंगा। अब मैं चाहता हूं रेट ऑफ रिएक्शन मेरा बढ़े, व्हाई आई इंक्रीजिंग द टेंपरेचर ओनली, यू हैव ओनली वन ऑप्शन, यू हैव ओनली वन ऑप्शन, ओनली एंड ओनली टेंपरेचर, ओनली एंड ओनली टेंपरेचर, क्योंकि रेट कांस्टेंट इज द फंक्शन ऑफ टेंपरेचर, आर्रेनियस लॉ के नॉट ई टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, इट इज द फंक्शन ऑफ टेंपरेचर ओनली। ठीक है, तो ये किसका फंक्शन होगा, टेंपरेचर के चेंज करने से आपका रेट कांस्टेंट चेंज होगा, रेट कांस्टेंट चेंज होगा तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो टेंपरेचर को इंक्रीज करने से आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 37, डू फास्ट, ट्राई करेंगे सारे लोग तेजी से बनाने का। जो बचा हुआ 30 दिन है उसको बहुत अच्छे से आपको बनना है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि नहीं सर मैं लेजीनेस नहीं, आप लोगों से आगे बच्चे निकल जाएंगे जो मेहनत कर रहे हैं लगातार। और HPCL का आया हुआ, ये भेल का तो चलो ठीक है अभी आया है, HPCL का बहुत पहले आ रखा है, बहुत बच्चे बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, आपने थोड़ी सी भी ढीली बरती या आपने थोड़ा सा भी लूजनेस दिखाया तो लोग आपको डे बाय डे आगे निकलते चले जा रहे हैं। ठीक है, आपको जब तक जॉब नहीं मिल जाती है तब तक आप लोगों को लगे रहना है, चाहे आपकी रैंक कितनी भी हो, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों को लगे रहना है। ठीक है, चलो पूरी कोशिश करनी है जब तक सर आपका, बस यही है जिंदगी, जब तक रैंक ना आए तब तक लगे रहो। एक दिन आएगी जरूर, आएगी जरूर, आज नहीं कल आएगी, कल नहीं परसों आएगी, आएगी जरूर। द आइसोथर्मल गैस फेज रिएक्शन, गैस फेज रिएक्शन है, ठीक है, 50% इनर्ट प्रेजेंट इन अ सिस्टम, ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं आपको कैसे निकालना होता है। एप्सिलॉन है, बहुत काम की चीज है, सीआरई में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज्यादा यूज होता है। कॉन्सेप्ट सारे लोग समझना, एक ये फॉगलर की बुक आप लोग पढ़ते होगे तो उसमें एक ट्रिक गिवन है, आप लोग लेविन स्पिल पढ़ते होगे उसमें नहीं है, लेविन स्पिल में बहुत लंबा प्रोसेस है इसका। ठीक है, मतलब वो 0% कन्वर्जन, कंप्लीट कन्वर्जन, उसमें वॉल्यूम निकालता है, फिर उसका रेशियो निकालता है। ठीक है, उस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम। लेकिन नहीं, फॉगलर की बुक आप लोगों ने कभी पढ़ी होगी तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट गिवन है, एप्सिलॉन ए कैलकुलेट करने का, डेल्टा ए इंटू वाई ए, वाई ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट स्पीसीज जिसका आप एप्सिलॉन ए कैलकुलेट कर रहे हो। डेल्टा ए चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स विद रिस्पेक्ट टू स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स विद रिस्पेक्ट टू स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसकी मैं बात करूंगा तो ए के कितने नंबर ऑफ मोल्स कितने चेंज हो रहे हैं, देखो यहां पे 1 था और यहां पे 4 है, तो 4 माइनस 1 3, चेंज नंबर ऑफ मोल कितना हो रहा है 3 अपॉन इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1। सर लोग कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, सब आगे आएगा। अब ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, 50% क्या प्रेजेंट है, इनर्ट, 50% इनर्ट प्रेजेंट है, इसका मतलब आर कितना प्रेजेंट होगा, रिमेनिंग 50%, रिमेनिंग 50%। ठीक है, तो 0.5 आ गया, 1.5, 1.5। सारे लोगों को समझ में आ गया हो तो एक बार यस बोल दो, समझ में आ गया ना। ठीक है, तो इसको कहीं पे राइट डाउन कर लो, इसको कहीं पे राइट डाउन आप लोग कर सकते। ठीक है, तो एक झटके में ये निकलता है, अदरवाइज आप वॉल्यूम वाले मेथड से चले जाएंगे तो उसमें समटाइम्स बच्चे वॉल्यूम कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं कंप्लीट कन्वर्जन पर, वॉल्यूम वहां पे बच्चे कैलकुलेट ही नहीं कर पाते कंप्लीट कन्वर्जन पर, क्योंकि जब भी आप लेविन स्पिल पढ़ते हो वो बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है। और ये वाली चीज आपको सीखनी है,
ये वाली चीज आपको सीखनी है तो फॉगलर के एक पेज में दिया है, शायद सेकंड चैप्टर में गिवन है, आप लोग उसमें देखना जाके, बहुत ही शॉर्ट में आपका निकल जाएगा एप्सिलॉन ए। और एप्सिलॉन ए एक ऐसी चीज है कि सीआरई में एप्सिलॉन ए नहीं आ रहा है तो आप बहुत सारी चीजें नहीं कर पाओगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें नहीं कर पाओगे। तो एप्सिलॉन ए आपको आना चाहिए कैलकुलेट करना, एक लाइन में आता है, ये एक लाइन में आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 38, डू फास्ट। कांस्टेंट वॉल्यूम हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, कांस्टेंट वॉल्यूम हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, ये किस लिए हम लोग यूज करते हैं? चलो भाई निकालो। वेरी नाइस। हाइड्रोमीटर डेंसिटी, हाइड्रोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजर द डेंसिटी, यस करेक्ट। विस्कोसिटी किससे मेजर करते हैं, कोई मेरे को यहां पे बताएगा? ना भैया, कंपोजिशन ना, इसी बातें नहीं करनी है हर्षिता। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिलेटेड टू डेंसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होता है, डेंसिटी ऑफ द मेजरिंग फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो इसका मतलब वाटर की डेंसिटी पता है, तुरंत आप निकाल दोगे डेंसिटी, ठीक है। इट इज द जस्ट, ठीक है, वन यू नो कि मतलब ये एक डेंसिटी ही लिखा हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में, स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में डेंसिटी ही होती है, ठीक है। वो आप सीधे सीधे 1000 का मल्टीप्लाई इसमें डालते हैं। बिस्कोमीटर, वेरी नाइस। विस्कोसिटी को किससे मेजर करते हैं? बिस्कोमीटर, लिख लो यहां पे बिस्कोमीटर। चलो जल्दी से आ जाओ, प्रेशर को किससे मेजर करते हैं? प्रेशर को, वेरी नाइस, सॉरी, प्रेशर को मेजर करने के लिए मेजरिंग डिवाइसेस, प्रेशर को मेजर करने के लिए मेजरिंग डिवाइसेस, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच मैंने लिखवाई हैं। मैनोमीटर्स, यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीजियोमेट्रिक एलिमेंट, वेरी नाइस। वायरोमीटर्स, ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, नाम तो सुना ही होगा। सॉरी वेलोसिटी, यस। यस वो वेलोसिटी को सॉरी मेजर करते हैं, फ्लो रेट को मेजर करते हैं, यस ठीक है। तो मैनोमीटर, बैरोमीटर, ठीक है। तो मैनोमीटर आप लोगों को पता होंगे। कंपोजिशन को मेजर करने के लिए जल्दी से बता दो सारे लोग, इक्विपमेंट। कंपोजिशन किससे मेजर होता है? कंपोजिशन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। प्रेशर गेज इज ऑल्सो मेजरिंग डिवाइस फॉर प्रेशर, यस। जितने भी एनालाइजर हैं, ठीक है, एनालाइजर्स मैं आपको एक लाइन में लिखवा देता हूं। जितने भी एनालाइजर्स हैं वो सारे यूज करते हैं हम लोग क्रोमेटोग्राफी, बिल्कुल यस, बीटेक में आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, यस सभी एनालाइजर्स, ठीक है। तो जितने भी एनालाइजर्स हैं वो सारे किसको मेजर करते हैं? कंपोजिशन, एक लाइन में समझो तुम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से एक सवाल आपको मिलेगा 100% एक सवाल, यहां से तो गेट में भी एक सवाल मिलता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर कैन डिक्रीज, डू फास्ट, आप लोग खुद करो, पहले खुद सोचो फिर मैं इसमें बताता हूं। देखो क्या आंसर आएगा, सोचो और निकालो जल्दी से। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, सारे लोगों का कमेंट आना चाहिए बहुत, बिल्कुल फुर्सत से,
बारी बारी से आना चाहिए, बहुत बहुत तगड़े तरीके से मैंने आपको तैयारी करवाई है, रैपिड फायर होना चाहिए एकदम से। ग्रेट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर कैन डिक्रीजेस, ओके, कैन डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी इफ, अच्छा हमको सिखा रिया है इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, अच्छा ह्यूमिडिटी आप इंक्रीज करवा रहे हो। इफ प्रेशर इज इंक्रीज, टेम्परेचर इज इंक्रीज, टेम्परेचर इज डिक्रीज। मतलब सर ये बात है कुछ ऐसी, देखो फील करो, इधर होता है अपना ह्यूमिडिटी और ये अपने हो गए रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कर्व। परसेंटेज सैचुरेशन या रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक ही चीज है, क्योंकि दोनों कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हो गए रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कर्व, दिस द ह्यूमिडिटी। अब क्वेश्चन को समझो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर डिक्रीजेस, मतलब इस साइड में हमारी क्या होती है, डिक्रीज करती है, इधर क्या करती है हमारी, डिक्रीज करती है, तो इधर साइड में डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज, यस बहुत बढ़िया। मतलब ह्यूमिडिटी आपकी इंक्रीज नहीं कर रही है, इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज, ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करने के बजाय, इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज, ह्यूमिडिटी विल कांस्टेंट, ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है, ओके, ह्यूमिडिटी इज कांस्टेंट, ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है, तो आपकी ये मान लो 100%, ये 80%, ये 60%, इस तरीके से वेरी कर रही है, राइट। अब मैं बोलूं ह्यूमिडिटी आपकी कांस्टेंट है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी कब घटेगी, जब आपका टेम्परेचर इधर की ओर क्या होता है, इंक्रीज होता है, इधर की ओर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो इधर टेम्परेचर के बढ़ाने से आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। आंसर विल बी बी पार्ट, आंसर विल बी बी पार्ट। तभी तो आपके गर्मियों में, आप ये समझो, आपके कपड़े कब जल्दी सूखते हैं, गर्मियों में, क्यों, क्योंकि गर्मियों में जो एयर होती है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, कम होती है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, आपके कपड़े टाइम लेते हैं सूखने में, बिकॉज ऑफ योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज हाई, तो देयर इज वेरी वेरी लेस अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स। इन समर जो अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स है वो ज्यादा है, ओके, तभी तो वहां पे जल्दी सूख जाते हैं कपड़े, ओके। चलो, तो टेम्परेचर को बढ़ा के आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कम कर सकते हो। यस, वेरी नाइस अंजलि। क्वेश्चन नंबर 40 जल्दी से हिट करेंगे सारे लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर कंपोजिशन एनालाइजर, बहुत बढ़िया। ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है जो कि कंपोजिशन को मेजर नहीं करता है, जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग, सारे लोग सेशन को लाइक कर देंगे, ठीक है, चलो जल्दी से सारे लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और करंट टाइम पे 20% का डिस्काउंट चल रहा है, जिन बच्चों को भी लेना है, आपके जूनियर्स या आप लोगों को, जिन बच्चों को भी 20% ऑफर के साथ जाना है वो लोग जा सकते हैं, कोड यूज कर लेंगे MR100, और अभी ऑफर अवेलेबल है 30 तक। चलो चलो भाई, देखो क्या आंसर आ रहे हैं। 40 का ए बोल रहे हो आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कंपोजिशन एनालाइजर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। कंपोजिशन को सर मेजर करने के लिए आप लोग अपने मार्क्स जोड़ रहे हो, किसके कितने आ रहे हैं मार्क्स, किसके अभी तक आप लोगों ने कितने क्वेश्चन किए हैं, 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, 15 में से 15 किसके सही हैं, कोई है यहां पे जिसके 15 में से 15 सही हो, ईमानदारी से बताओ। हाइड्रोमीटर, यस, ये यूज नहीं करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, अभी आपने पढ़ा था, डेंसिटी, मास, यस, स्पेक्ट्रोमीटर, एक्सरे डिफ्रैक्शन, थर्मल कंडक्टिविटी सेल, ठीक है। तो ये सारे किसके लिए, कंपोजिशन के लिए। लिख लो जिसको ना पता हो, जिसको कोई सा भी ना पता हो वो लोग लिख लेंगे। किसके कितने मार्क्स आए, अभी तक 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, 25 से 40 तक के, एक गलत, 14 नंबर, पक्का। सारे लोग ईमानदारी से अपने मार्क्स बताओ, इनकेस आप लोग कर पा रहे हैं। ये मैं आपको सारी चीजें बताऊं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसरो में आए हुए हैं, NRL में आए हुए हैं, RCFL में आए हुए हैं, अभी जो रिसेंटली आपके एग्जाम हुए हैं, ठीक है। ए ग्रेड के जितने भी एग्जाम हुए हैं वहीं के सारे क्वेश्चन हैं,
ठीक है, ये गेट में सवाल नहीं है, ये गेट के मैं एक भी नहीं लेकर आता हूं, क्योंकि गेट का ऑब्जेक्टिव अलग है, यहां का अलग है। ये सारे आपके यस इसी एग्जाम के डेडिकेटेड हैं, 14-15, मतलब 10 से ऊपर सारे लोग खेल रहे हैं, सारे लोग 10 से ऊपर खेल रहे हैं। यस ठीक है, सारे लोग 10 से ऊपर 10 के आस 10 से ऊपर। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट, अभी कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है अर्ली स्टेज में 10 से कुछ बच्चों के कम हो, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, हम मेहनत करेंगे। ठीक है, अपने पास 1 महीना है, मेहनत करेंगे, उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, नो वरी अबाउट दैट। ठीक है, मेहनत करेंगे, 1 महीना मैंने अपना दे दिया आप लोगों के लिए, टेंशन ना लो। ठीक है, अक्टूबर में पूरा इसी को डेडिकेटेड रखेंगे, अक्टूबर में प्रॉपर तरीके से ये चीजें चलाएंगे, मैक्सिमम हम लोग ट्राई करेंगे, जितना मैक्सिमम कवर किया जा सकता है उतना करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, डू फास्ट। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अ कार्नोट साइकिल आर, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अ कार्नोट साइकिल आर। कार्नोट साइकिल में कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं? यस, 2 आइसोथर्मल, 2 या 2 एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का मतलब आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है एडियाबेटिक। कोई बताएगा आइसेंट्रोपिक का मतलब? आइसेंट्रोपिक का मतलब एडियाबेटिक। सारे लोग जरा कमेंट करके मेरे को बता दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइसेंट्रोपिक। अभी आपको मैंने फिलहाल पढ़ाया है कुछ ही दिन पहले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइसेंट्रोपिक? अभी आपको पढ़ाया है भैया, 2 हफ्ते हुए होंगे, फिर गड़बड़। इसका मतलब तुमने मेरी क्लास थर्मोडायनेमिक्स वाली करी नहीं है। ना 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 ना, आइसेंट्रोपिक का मतलब यही नहीं। आइसेंट्रोपिक का मतलब यस, एंट्रोपी कांस्टेंट दैट इज फाइन, लेकिन ये जो टर्म बना है वो बना है एडियाबेटिक प्लस रिवर्सिबल से। एडियाबेटिक प्लस रिवर्सिबल से कैसे? अब तुम जो एंट्रोपी कांस्टेंट की बात कर रहे हो वो इस टर्म से निकला है। कैसे? देखो, 1 मिनट मेरी बात सुन लो। जो चेंज इन एंट्रोपी होता है वो होता है 2 तरीके से। कैसे? मैंने आपको पढ़ाया था, एंट्रोपी जनरेशन और प्लस का dQ अपॉन टी। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते थे टोटल चेंज इन एंट्रोपी, राइट। एंट्रोपी जनरेशन इज 0 बिकॉज ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। dQ अपॉन टी विल बी 0 बिकॉज ऑफ एडियाबेटिक। आज समझ लेना, मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक, एंट्रोपी चेंज विल बी 0, डेल्टा S विल बी 0, मतलब S1 इक्वल टू S2, एंट्रोपी इज कांस्टेंट। एंट्रोपी कांस्टेंट। तो जो टोटल एंट्रोपी होता है वो 2 पार्टों का समेशन होता है, एंट्रोपी जनरेशन प्लस चेंज इन द एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, dQ. This term will be 0 because of adiabatic. This term entropy generation will be 0 because of reversible process. रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक मिला के बताते हैं आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है एंट्रोपी कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लोगों को डिजाइन करना ही है। ओके, तो एडियाबेटिक प्लस रिवर्सिबल इज द आइसेंट्रोपिक। एक टर्म और मैंने आपको पढ़ाया था, एडियाबेटिक प्लस इररिवर्सिबल, आइसेंथैल्पिक। एडियाबेटिक प्लस इररिवर्सिबल, आइसेंथैल्पिक, जहां पे इंथैल्पी कांस्टेंट होती थी। आइसेंट्रोपिक का मतलब एडियाबेटिक प्लस रिवर्सिबल, यहां पे आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये चीज है। चलो नाउ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 42, डू फास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? बहुत अच्छे से बताया है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इनकेस आपने हीट ट्रांसफर की, सॉरी सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स की भी इवन तुमने क्लास करी होगी, तब भी तुम कभी जिंदगी में गलती नहीं कर सकते हो कि एक्सटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव क्या होता है। कोई सी भी कहीं पे भी हमने बात करी हो कभी भी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव की, एक लेक्चर से तुम्हारे बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।
जो चीजें सेपरेट हो जाएं एक्सटेंसिव, जो चीजें सेपरेट ना हो इंटेंसिव, जो चीजें सेपरेट हो जाएं एक्सटेंसिव, जो चीजें सेपरेट ना हो इंटेंसिव। जैसे मैंने पानी लिया, ठीक है, पानी भरा हुआ यहां पे रखा हुआ था, मैंने उसको अपने हाथ में ले लिया। अब पानी का यहां पे टेम्परेचर, जो जहां से मैंने पानी, जिस जगह से मैंने पानी लिया है वहां पे टेम्परेचर दोनों जगह क्या है, सेम है। वॉल्यूम दोनों जगह क्या हो गया, अलग अलग है। तो वॉल्यूम इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, टेम्परेचर इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके। डेंसिटी जो गिलास में पानी रखा हुआ था, जो गिलास में डेंसिटी है, मैंने अपने हाथ में पानी ले लिया, तो हाथ में डेंसिटी वही है, डेंसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज, बट मास, गिलास में मास कुछ और था, मैंने पानी निकाल लिया, उसमें मास कम हो गया, मास हाथ में कुछ और आ गया, ठीक है। तो मास चेंज, जो चीज चेंज हो जाए, जिसका सेपरेशन हो जाए, दैट इज द एक्सटेंसिव। जिसका सेपरेशन ना हो वो इंटेंसिव। ये मतलब अपनी भाषा में मैंने आपको बताया था, ठीक है, अपनी भाषा में बताया था। अब यहां पे आ जाओ, दुनिया भर की सारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक लाइन स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्पेसिफिक डेंसिटी इज द इंटेंसिव, विच ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंट्रोपी, मोलर यस। अब देखो इधर आ जाओ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव, डेंसिटी इंटेंसिव, ठीक है। मोलर इंट्रोपी इंटेंसिव। इंट्रोपी दो तरीके से इंट्रोपी होती है, एक इंट्रोपी होती है जूल पर मोल, जूल पर मोल, ठीक है। मोलर इंट्रोपी, मोलर इंट्रोपी, ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हो, सॉरी, ये मोलर इंट्रोपी है, ये मोलर इंट्रोपी। इंट्रोपी जो आपकी कैपिटल एस होती है, जो कि जूल में होती है, जूल पर यूनिट केल्विन, ठीक है, जूल पर यूनिट केल्विन। तो एक ये होती है, एक होती है जूल पर मोल केल्विन। तो जूल पर मोल केल्विन वाली क्या होती है, स्पेसिफिक, मतलब इंटेंसिव, इंटेंसिव, ठीक है। और ये क्या होती है, एक्सटेंसिव। तो इसी तरीके से इंथैल्पी भी होता है, मोलर इंथैल्पी इज द इंटेंसिव, इंथैल्पी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, वेरी नाइस। तो कभी भी इसका सवाल आता है एक्सटेंसिव इंटेंसिव, देखो कुछ ऐसे जोन होते हैं जहां से आपका जो अदर एग्जाम होते हैं, जैसे एनआरएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, भेल हो गया, सीपीसीएल हो गया, यहां पे इस टाइप के सवाल आपके आने ही हैं। इस टाइप के सवाल यहां पे तो पूछे ही जाने हैं। आप इसरो का देने जाएंगे, हर बार इसरो में पूछा जाता है। ओके, तो वी केयरफुल अबाउट दैट, ये वाला पार्ट अच्छे से कर लेना। चलो, क्वेश्चन नंबर 43, या आरसीएफएल में भी एक सवाल आया होगा। क्वेश्चन नंबर 43 सर लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखो क्या आ रहा है। अच्छा, ये आरसीएफएल में आया था क्या? वेरी नाइस। मैं आपको बताता रहा हूं, हर क्वेश्चन आपका बड़े काम का सवाल है ये। चलो आगे बढ़ा जाए। फॉर अ सिस्टम कंसिस्टिंग द पी फेज सी कंपोनेंट्स, इफ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिएक्शन इन्वॉल्व इज आर, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ जो फ्रीडम होता है, आपने सॉल्यूशन थर्मो किया होगा, सी माइनस का पी प्लस का 2 माइनस का आर माइनस का एस, ठीक है। तो सी कौन सा आप लोग बता रहे हो, डी, देख लो भैया डी मैच कर रहा है कि नहीं। सी माइनस का पी प्लस का 2 माइनस का आर, कोई स्पेशल कंस्टेंट नहीं है तो भैया कोई बात नहीं है, ठीक है। जितनी चीजें वेरिएबल होंगे उतने तो हम लोग लेंगे, अपने मन से कुछ भी वेरिएबल नहीं ले लेना है, ठीक है। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी दिस वन, ठीक है। इनकेस स्पेशल कंस्टेंट आ जाता तो एक और वेरिएबल ले लेते। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यहां पे इंडिपेंडेंट टर्म ना लिखा होता तो फिर फंस जाते ये लोग, ठीक है। यहां पे बहुत अच्छी बात थी, इंडिपेंडेंट लिख दिया है। मैंने आपको बताया था रिएक्शन को आर कैसे कंसीडर करते हैं, है ना, आर कैसे कंसीडर करते हैं आपको मैंने बताया है, सीखा है सारे लोगों ने। कभी मल्टीपल रिएक्शन आती है तब फिर हो सकते हैं आप कंफ्यूज हो जाओ।
बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल। डू फास्ट। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई हैं, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू आपको बताई हैं। जूल थॉमसन कोफिशिएंट आपको मैंने सिखाया है। निगेटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू का मतलब पहले, पहले का मतलब क्या हो रही होगी, हीटिंग हो रही होगी। देखो कहीं पे लिखा है इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द गैस थ्रॉटलिंग, हीटिंग हो रही होगी। आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है कैसे, देखो 1 मिनट के लिए रिकॉल करवा देता हूं। इधर अपना टेम्परेचर का कर्व होता है, इधर अपना प्रेशर का कर्व होता है। सारे लोग जरा कमेंट करके मेरे को ये बता दो, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में प्रेशर अपना इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है? थ्रॉटलिंग प्रोसेस में अपना प्रेशर इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है? प्रेशर इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। दिस इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू। थ्रॉटलिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? किसी भी स्मॉल एरिया से गैस या लिक्विड का पास होना, थ्रॉटल, ठीक है, किसी भी स्मॉल एरिया से गैस का पास होना, इसी को तो बोलते हैं थ्रॉटलिंग। ठीक है, एक पर्टिकुलर छोटा सा एरिया है, वहां से कोई चीज पास हो रही है, ठीक है, तो वहां पे ऑब्जर्वेशन किया गया है। वहां पे किसने ऑब्जर्वेशन किया है? जूल भाई ने। ठीक है, छोटा सा एरिया देखा, वहां पे कुछ ना कुछ दिमाग लगा दिया। ठीक है, तो यहां से अब ऑब्जर्वेशन किया गया है। अब यहाँ पे भैया हाई प्रेशर से आएगी ना, ये क्या होगी, हाई प्रेशर से आ रही होगी, इधर अपना प्रेशर लूज कर जाएगी, तो प्रेशर विल डिक्रीज। ठीक है, हाई प्रेशर पर आ रहा होगा, प्रेशर विल लूज, तो प्रेशर तो इसमें आपका कम होना ही है, मतलब हमेशा इस साइड बढ़ना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चीजें चलती हैं, कुछ इस तरीके से चीजें चलती हैं। जो आपका जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है वो होता है इसका स्लोप, dt और dp का। ठीक है, इट इज द स्लोप ऑफ dt अपॉन dp। ठीक है, एट कांस्टेंट एंथैल्पी, एट कांस्टेंट एंथैल्पी, राइट। तो ये बताओ सारे लोग, ये बताओ सारे लोग, ये बताओ सारे लोग, ये हो गया। अब प्रेशर तो डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर आपका डिक्रीज कर रहा है और जूल थॉमसन कोफिशिएंट नेगेटिव है। लिसन वेरी केयरफुली, आपका यहीं से मैथमेटिक्स से जाना, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है मतलब इसकी वैल्यू सर निगेटिव होगी 100%। ये तो निगेटिव ऑलवेज होने वाला है क्योंकि P2 माइनस P1 लिखेंगे। इसकी वैल्यू निगेटिव है, इसकी वैल्यू निगेटिव है, इसकी वैल्यू लेस देन 0 है। इसकी वैल्यू लेस देन 0 बनाए रखने के लिए इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसकी वैल्यू लेस देन 0 बनाए रखने के लिए इसको dt को पॉजिटिव होना पड़ेगा। यस और नो? dt को पॉजिटिव होना पड़ेगा, dt मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यस और नो? क्यों? क्योंकि जूल थॉमसन की वैल्यू है निगेटिव, निगेटिव वैल्यू। प्रेशर अपना डिक्रीज करेगा हर हाल में, प्रेशर डिक्रीज करेगा हर हाल में। समझ लेना बात, याद कर लेते हैं बच्चे, रीजन नहीं पता होता है। प्रेशर हर हाल में डिक्रीज करेगा। जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू निगेटिव बनाने के लिए, ये तो निगेटिव हो गया, इसका मतलब dt को पॉजिटिव होना पड़ेगा। इनकेस ये भी निगेटिव हो गया तो निगेटिव निगेटिव बना देंगे पॉजिटिव, और जबकि क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे निगेटिव, मामला हो जाएगा खराब। तो निगेटिव होने के लिए इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो पॉजिटिव होने का मतलब टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब हीटिंग होगी। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस इन द थ्रॉटलिंग। रीजन आ गया सर लोगों को समझ में कैसा हो रहा है? एक्चुअली था ये थ्योरेटिकल, लेकिन इसको मैंने मैथमेटिक्स से आपको बता दिया है। था अपना थ्योरेटिकल, इसको मैथमेटिक्स घुसा दी है मैंने। क्लियर है ना? तो इसको इस तरीके से अपन लोग लॉन्ग टाइम के लिए याद रखा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर से करो ये सवाल। ओके, ये नहीं किया था, दूसरा था कल वाला। क्वेश्चन नंबर 45, तेजी से सारे लोग करेंगे। द एलिमेंट्री लिक्विड फेज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एलिमेंट्री है, ठीक है, A goes to 2B is to be carried out in CSTR
द डिजाइन इक्वेशन इज, द डिजाइन इक्वेशन इज, डिजाइन इक्वेशन क्या होगी? एलिमेंट्री लिक्विड फेज डिकम्पोजिशन रिएक्शन ओके, द CSTR के लिए डिजाइन इक्वेशन जल्दी से बता दो, बोलो CSTR के लिए डिजाइन इक्वेशन क्या होगी? तेजी से आंसर बताने हैं सारे लोगों को। जो आप कैलकुलेट कर पा रहे हो वही बताओ, ठीक है? एक दूसरे का बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। डिजाइन इक्वेशन ऑफ द CSTR, तो CSTR की परफॉर्मेंस इक्वेशन लिख दो, टाउ बाई CA0 क्या होती है? XA अपॉन RA, XA अपॉन RA एलिमेंट्री लिक्विड फेज रिएक्शन, एलिमेंट्री है मतलब फर्स्ट ऑर्डर, तो RA इक्वल टू कैसे लिखेंगे? KCA0 1 माइनस XA फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तुम स्क्वायर क्यों चढ़ा दिए? जिनका पार्ट D आ रहा था, ठीक है? CA0 मुस्कुराते हुए काट दो, तो K टाउ इक्वल टू आ जाएगा K टाउ। बहुत मजेदार चीज है भाई, एक बार आप ढंग से पढ़ तो लो, कुछ है नहीं, ठीक है? कहां ए पार्ट, कोई समस्या, कोई दिक्कत? इस इक्वेशन को ऑलवेज याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ पता हो चाहे ना पता हो, ये आपको पता होना चाहिए। परफॉर्मेंस इक्वेशन फॉर द और ये बिल्कुल देखो, बिल्कुल छुटकू सा सवाल है ये। सारे लोग जरा बताएंगे, 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, 20 क्वेश्चंस कंप्लीटेड टुडे सेशन। कितने बच्चों के कितने आंसर सही हैं सारे लोग जरा बताओ। 20 में से 20 किसके आ रहे हैं? कोई यहां पे ऐसा है? ईमानदारी से बता दो, 20 में से कितने आपने ऑब्टेन किए? 20 में से 20, वेरी नाइस अरविंद। ईमानदारी से बताना है, देखो एग्जाम आपको रियलिटी बता देगा फिर। 16, 19 आउट ऑफ 20, वेरी नाइस। 15 आर कुमार, वेरी नाइस। जगरीति 18, अंकित 20, हर्षिता 12, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तभी तुम 20 में 20 खेल गए हो, बहुत बढ़िया। यही सब क्वेश्चंस आपको मैं बताऊं PSU में रिपीट होते हैं सीधे सीधे। बच्चों को क्वेश्चंस, ये मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन इसरो का है, PYQ में आया है, और सेम PYQ जैसा कॉपी पेस्ट कर दिया गया इसरो में। इसरो का सवाल है, ठीक है? सीधे सीधे सवाल आते हैं ये जो अदर के एग्जाम होते हैं। गेट को छोड़ के इवन बार्क के भी एग्जाम आप देने जाएंगे, बार्क का तो इतना अच्छा एग्जाम होता है, उसमें भी सीधे सीधे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है? क्योंकि 1 मिनट में सॉल्व करना है, कितना वो क्वेश्चन बनाएंगे, बना देंगे, बड़ा हो जाएगा। चलो कैलकुलेट करो जल्दी से, ये देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। यस, अभी टेक्निकल जो है वो 50% है, इस पे अभी मैं फोकस कर लेता हूं। लगभग 200 क्वेश्चन ये करवा दूं, 200 के बाद वो उधर मूव कर जाऊंगा, ठीक है? चलो डू फास्ट। देखो क्या आ रहा है, LMTD तो कैलकुलेट कर ही लेते होगे यार। LMTD तो आपको आता ही होगा कैलकुलेट करना। काउंटर करंट है ना, ठीक है। काउंटर करंट ऑपरेशन है, बहुत बढ़िया। काउंटर करंट ऑपरेशन है, तो इसका मतलब हम ग्राफ बना लें। हॉट वाटर कहां से कहां तक जा रहा है? हॉट वाटर ऐसे जाएगा, कहां से? 80 से, लिविंग एट 80, ओके 140 पे था, 80 पे निकल जाएगा। जो कोल्ड वाटर होगा ऐसे जाएगा, कोल्ड वाटर है कितने पे? 20 पे, और 80 पे निकल जाएगा, ठीक है? इसका डिफरेंस 60, 8 6 14 60। जब भी LMTD दोनों साइड सेम आ जाए, LMTD दोनों साइड सेम आ जाए, तो वही आपका LMTD हो जाता है, जो भी आपका डिफरेंस आया है, जो भी आपका डिफरेंस आया है। क्यों? क्योंकि जो डेल्टा T होगा
डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 60 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, 120 डिवाइडेड बाई 2, मतलब सर 60। जो भी आपका डिफरेंस होता है वही आपका LMTD हो जाता है, वही आपका LMTD हो जाता है। वेरी नाइस अरविंद, ये सवाल सीधा सीधा आपको मिलेगा। अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन आपका पैरेलल के लिए हो जाए तो फिर LMTD कौन सा होगा? हर बारी में गलती, यस यही तो नहीं करनी है। आराम से करो कैलकुलेशन, आराम से करो। पैरेलल हो जाए तो LMTD कितना होगा? जल्दी से, ये क्वेश्चन आपका पैरेलल हो जाए तो LMTD कितना होगा? पैरेलल हो जाए तो LMTD कितना होगा? तेजी से। इसमें देखो ऑप्शन फंस रहा है क्या कोई? कोई सा भी नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ऑप्शन है कोई नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं होगा ना? नहीं, बताओ। यस, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि मैक्सिमम LMTD याद रखना काउंटर करंट के लिए ही आता है। काउंटर करंट के लिए ही मैक्सिमम LMTD आता है, को करंट के लिए नहीं आता है। देखो कैसे, कहां हॉट फ्लूइड जा रहा है ना, हॉट फ्लूइड कहां से कहां तक ऐसे बना लिया करो फिगर, कहां से 80 सॉरी 140 से 80, और ये गया अपना 20 से 80। ओके इधर टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो गया, मतलब ये पता कहां पे चला गया? ये 80 पे चला गया, ये 80 पे चला गया। यस, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आपने LMTD करेक्शन फैक्टर पढ़ा है? अब उसका यूज होगा। LMTD अब क्या करेगा? टेम्परेचर क्रॉस की कंडीशन आ गई। ये ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है जब आप क्या ले लो, हीट एक्सचेंजर इनफाइनाइट लेंथ का ले लो, है ना, बहुत बड़ी लेंथ का ले लो, ये तो तभी तो पॉसिबल है। इनफाइनाइट लेंथ का बहुत बड़ा लेंथ ले लो, बड़ा लेंथ ले लिया तो भैया उसका टेम्परेचर घटते 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 लास्ट में जाके बराबर हो गए। यस, तो उस वाला केस बन गया, तो यहां पे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। चलो यस, क्वेश्चन नंबर 47 जल्दी से सारे लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 तेजी से, ये तो बहुत तेजी से निकाल दो। द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यू फॉर अ कंपोजिट वॉल थिकनेस, ओके गिवन है। अभी हीट ट्रांसफर आप लोग पढ़ रहे हैं। यस, तुम क्या बोल रहे हो? यस यस, इट शुड बी सी पार्ट, और ऑप्शन सारे से लग रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1/U रेजिस्टेंस, ठीक है, 1/UA होता है। वॉल है तो हर जगह A कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 1/UA रेजिस्टेंस होता है, तो X1/K1 इंटू A प्लस का X2/K2 इंटू A प्लस का X3/K3 इंटू A। ए क्या हो जाएगा? हर जगह कैंसिल आउट, तो आंसर विल बी सी पार्ट, ठीक है। ये यूज कर लेते हैं हम लोग किसके लिए? वॉल के लिए। इनकेस ये एरिया वेरिएबल होता है तो फिर ए कैंसिल आउट नहीं होते, ठीक है। जैसे आपका सिलेंडर केस हो गया, स्फीयर का केस हो गया, तो उस वाले केस में आप लोग देख लेते, सी पार्ट इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 48,
द मोस्ट सुइटेबल इक्विपमेंट फॉर रिमूविंग द फाइन डस्ट पार्टिकल, मोस्ट सुइटेबल इक्विपमेंट फॉर रिमूविंग द फाइन डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एयर, वेरी नाइस, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, ये सबसे फाइन पार्टिकल को रिमूव करता है, लेस देन 1 माइक्रोन डायमीटर। आप मतलब आपको आंखों से दिखेगा भी नहीं, 1 माइक्रोन का मतलब समझ रहे हो, 10⁻⁻6 मीटर, मतलब बहुत छोटा पार्टिकल होगा, ये बहुत छोटा पार्टिकल होगा। mm मतलब इसको मैं बोलूं 0.00001 mm, ठीक है। और जो आपका ये पेन होता है, पेन की जो ये निब होती है वो 5 mm की होती है, जो ये पॉइंट होता है ये 5 mm का होता है। अब 5 mm का जब आपको यहां से हल्का सा दिख रहा है, ठीक है, अब ये 0.0001, ठीक है, आपको आंख से दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा सा पार्टिकल, ठीक है, इतना छोटा सा माइक्रो एलिमेंट, उसको जाके रिमूव करता है कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। यस, चलो ये अच्छा सवाल है, दिस इज द वेरी नाइस सवाल। भैया मैं तो रिलीज नहीं करूंगा, ये तो ठीक है RCFL ही रिलीज करेगा आंसर की। यस, मैं क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर दूंगा। जरा ये करो, ये अच्छा सवाल है। फॉर अ सर्टेन गैस फेज रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ द पार्शियल प्रेशर, मैं रेट ऑफ रिएक्शन को पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन को मैं पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? सी पार्ट कर पा रहे हैं? देखो ये अच्छा सवाल है। हम लोग जानते हैं कि सीए क्या होता है, लिसन वेरी केयरफुली, इसका सॉल्यूशन सारे लोग देख लेना, बहुत अच्छे से देख लेना, अच्छा सवाल है। सीए इक्वल टू होता है PA/RT, बिल्कुल सही बात है सर। हम लिखेंगे DCA/, ये टाइम है, कैसे लिखेंगे? 1/RT dPA/dt, ठीक है, dPA/dt। तो मैं DCA/dt की जगह ये रख दे रहा हूं यहां पे, तो माइनस साइन लगा लूं, माइनस 1/RT dPA/dt इज इक्वल टू के, CA की जगह मैं रख दूंगा PA/RT टू पावर ऑफ n, ठीक है, पावर ऑफ n। तो dPA/dt निकालूंगा, माइनस का dPA/dt इक्वल टू, यहां से आ जाएगा के PA टू पावर n, और यहां से RT, और यहां पे माइनस n आ जाएगा, RT की पावर माइनस n, तो ये आ जाएगा RT टू पावर 1 - कोई समस्या? देख लो आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है? सी पार्ट 1 - n, ठीक है, क्लियर? कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल पा रहे होगे ना। ये सवाल आपका CRE के लिए है, गेट के लिए भी अच्छा है क्वेश्चन, गेट में भी इस टाइप के सवाल बन सकते हैं। कोई बात नहीं है पवन, मेल नहीं भी आया है, कोई बात नहीं है, ठीक है, आपको कॉल आ जाएगी, कॉल आ जाएगी, ठीक है। चलो वेरिफिकेशन एक कॉल आएगी, उसके बाद आप लोगों को पेमेंट हो जाएगा। चलो, सोप सॉल्यूशन कैन नॉट बी यूज्ड विद हार्ड वाटर, सोप सॉल्यूशन कैन नॉट बी यूज्ड विद हार्ड वाटर। पानी
तब हार्ड होता है तो हम लोग जल्दी से, आप लोग साबुन वगैरह लगाते होगे तो कपड़े साफ नहीं होते होंगे। आप बोलते हो कि गर्म पानी में कपड़े धुल लेते हैं तो जल्दी से आप लोगों के कपड़े साफ हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ दे फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम सोप विथ प्रेसिपिटेट। यस, they form insoluble calcium soap with precipitate। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 51 तेजी से सारे लोग करेंगे। कोई बात नहीं पवन, परेशान ना हो, नहीं इनके फाइनलाइज जब भी लिस्ट होगी नहीं आता है मेरे से आप डिस्कस कर लेना, ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, नो वरी, बिल्कुल भी अभी परेशान होने की नीड नहीं है, अभी किसी को कुछ मिल नहीं जा रहा है, ठीक है। प्रोसीजर होगा, चेक होगा, वेरिफिकेशन होगा, देन आप लोगों को रिफंड होगा, ठीक है। अभी तो पता चला एक एक बच्चे ने 2-2 3-3 एग्जाम दे दिए हों, ठीक है, ये सारा कुछ वेरिफिकेशन होगा। यस, इसका आप क्वेश्चन बनाओ, ये अच्छा सवाल है। रिएक्शन ए गोज टू बी गोज टू सी कंडक्टेड इन अ बैच रिएक्टर कैरेक्टराइज, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सी, यस मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी को आपको मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि ए के बाद आपका क्या बनेगा बी, और बी आपका मैक्सिमम जाएगा, फिर आपका बन जाएगा सी, सी तो बनेगा ही लेकिन बी के मैक्सिमाइज होने के चांस हैं। सी मैक्सिमम नहीं हो सकता है क्या यहां पे, ये बताओ। यहां पे सी मैक्सिमम नहीं हो सकता है क्या, ये बताओ। सी मैक्सिमम नहीं हो सकता है क्या, मतलब आपका आंसर सी क्यों नहीं, ये बताओ मेरे को सर लोग, वाई इज नॉट सी ऑप्शन। बोलो, यस ये चीज मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं। सर सी लग रहा है, लगने से नहीं इधर कुछ काम चलेगा, ठीक है, यहां पे या तो कंक्रीट क्लियर है या तो नहीं, बीच में कोई काम नहीं है गेट में, ठीक है, बाइनरी सिस्टम है ऑन ऑफ, या तो 100% बिल्कुल कंक्रीट होना चाहिए। यस अंजलि, वेरी नाइस। तुम ये बताओ, कभी भी ऐसा हो सकता है कि ए से मैं बी बनाऊं, और ए से मैं बी बना रहा हूं, तो ऑब्वियसली है कि जो बी की कंसंट्रेशन होगी वो ए से कम होगी, मतलब कोई प्रोडक्ट से आपका प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्टेंट से, तो रिएक्टेंट तो कम ही बनेगा ना इससे, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहां कौन जा सकता है, बी जा सकता है मैक्सिमम, ये तो लगातार कम होगा, ये बढ़ेगा लगातार, लेकिन यस बी बढ़ेगा मैक्सिमम फिर घटेगा। कुछ ग्राफ में एक आइडिया दे देता हूं, इस तरीके से जाएगा, ए का तो लगातार घटेगा, ए का लगातार घटेगा, ठीक है, ए का इस तरीके से जाएगा, ए का लगातार घटेगा, ये तो कम होता चला जाएगा, ठीक है, और जो बी है मैक्सिमम होके कम हो जाएगा, ठीक है, और सी लगातार फॉर्म होगा इस तरीके से, सी लगातार आपका बनता चला जाएगा, सी लगातार बनता चला जाएगा, तो ये बी होगा, ठीक है, ये बी का है, ये सी का है, ये ए का है, ए की लगातार कंसंट्रेशन कम होगी, बी की पहले बढ़ेगी, जब सी पहले तो शुरुआत में बढ़ेगी तेजी से, ठीक है, और फिर घटेगी, क्यों, बी से सी भी बन रहा है, ठीक है, और सी सिर्फ बन ही रहा है, ये बनेगी, और ए केवल घट ही रहा है, सिर्फ बी में बढ़ेगा और घटेगा। अच्छा अच्छा, क्लियर, तो लाइक दैट। 52 मास ट्रांसफर का सर आपका क्रैश कोर्स देखा था,
यस, एंजॉय कर रहे हो कि नहीं उसको, ये बताओ। क्वेश्चन में पूछा नहीं है, क्वेश्चन में विद टाइम के साथ ऑप्शन में ही पूछ लिया है, तो आपको करेक्ट वन आपको पिक ही करना है। ठीक है ल्यूसीफायर, क्वेश्चन में ही वो उसने मतलब जो चीज सवाल में यहां पे नहीं पूछना चाहिए था उसने यहीं पे लाइन लिख दी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ही वो चीज आस्क कर ली है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलास्टोमर, कौन सी रबड़ नहीं है। मजा आ रहा है सब तगड़ा, बहुत बढ़िया। विच वन इज द नॉट इलास्टोमर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलास्टोमर। इलास्टोमर कौन नहीं है, बताओ जल्दी से। डी पार्ट, सारे इलास्टोमर हैं, आइसोप्रीन, नियोप्रीन, ब्यूटाडाइन, इनप्रीन, सब इलास्टोमर होते हैं, ये तुम समझो। ठीक है, ऑल, नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं है। आगे बढ़े, 53, द टेस्टिंग प्रेशर ऑफ द स्टोरेज टाइम एंड प्रेशर वेसल डिजाइन, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये याद करने वाला सवाल है, ये याद करने वाला सवाल है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद करना चाहिए, इसका आंसर बी होगा, 3 से 4। ठीक है, 3 से 4। चलो, क्वेश्चन नंबर 54 या ए पार्ट। चलो, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 तेजी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, टी पार्ट, ना 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 ना, टाइलोइन डाई आइसोसाइनेट इज यूज्ड टू इट्स बी पार्ट, फ्लेक्सिबल पॉलीयूरिथीन फॉर्म। यस, नॉट डी पार्ट, इट्स बी पार्ट। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो कुछ सवाल आपके ऐसे आएंगे, कुछ सवाल आपके ऐसे आएंगे। ठीक है, फ्लेक्सिबल पॉलीयूरिथीन फॉर्म्स। चलो, 55, which among the following is always true of the mass transfer occurs, always true, always true, जो हमेशा सही होगा। which of the following is always true for mass transfer to occur, which of the following is always true। ये देखो, ये देखो जल्दी वाले लड़के, ऑलवेज ट्रू। अच्छा, कंसंट्रेशन डिफरेंस, राइट। चलो, बहुत ध्यान से बात को सुनना, बहुत ध्यान से बात को सुनना, बहुत मतलब तुम्हें अभी यही नहीं पता है। मेरे पास ये बॉक्स है, इसमें मेरे पास CO2 गैस फिल है। ठीक है, इसमें कौन सी गैस है, CO2। पूरे कंटेनर में, पूरे कंटेनर में क्या है, CO2 गैस फिल है। ठीक है, इसमें क्या फिल है, CO2 गैस।
CO2 गैस फिल है। बहुत ध्यान से बात को सुनना। कौन सी गैस फिल है? CO2 गैस। कंसंट्रेशन एवरीवेयर इज सेम, कंसंट्रेशन एवरीवेयर सेम, यस और नो? कंसंट्रेशन एवरीवेयर इज सेम, CH सेम। Molecule having some kinetic energy, molecule having some kinetic energy, molecules will travel, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, because of some pressure difference, because of some buoyancy difference, buoyancy force difference, molecules will travel। इनके concentration होता तो तुम मास ट्रांसफर का मतलब तुम हमेशा मदर इक्वेशन कैसे लिखते? लिसन वेरी केयरफुली। मदर इक्वेशन कैसे लिखते हैं? Na इक्वल टू प्लस का Je, यही तो मदर इक्वेशन लिखते हो। Na इक्वल टू, समझ लेना, आज के बाद कभी बोलना मत ऐसा। कंसंट्रेशन एवरीवेयर सेम है, कंसंट्रेशन एवरीवेयर सेम है, ग्रेडियंट विल नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन विल बी जीरो, देयर इज नो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। यहां पे मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन नहीं होगा, बट वल्क डिफ्यूजन इज देयर, दिस द ड्यू टू वल्क डिफ्यूजन, दिस द ड्यू टू मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। जब तक आप अगरबत्ती रूम में भरी हुई है, अगरबत्ती का फ्रेगनेंस सब में भरा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे मॉलिक्यूल्स एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, दूसरे से तीसरे पोजीशन तक आता है, तो वो कंसंट्रेशन डिफरेंस, यस, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन विल बी जीरो, concentration difference is zero, but still there is flux due to this bulk diffusion। और हम कैसे लिखते हैं? due to this bulk diffusion। और कैसे लिखते हैं? listen very carefully। एक ये तरीका समझने का। दूसरा तरीका, Na कैसे लिखेंगे? concentration into velocity, इसी तरीके से तो लिखते हैं, concentration into velocity। इसकी यूनिट क्या होगी? किलो मोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसकी यूनिट कंसंट्रेशन की किलो मोल पर मीटर क्यूब, मीटर पर सेकंड। ओवरऑल यूनिट किलो मोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। मतलब सर हम फ्लक्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, फ्लक्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इंटू वेलोसिटी। कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट, concentration is constant, but there is some velocity of the molecule. What? There is the some velocity of the molecules means flux is there. Flux is there means mole का transformation is there, means mass transfer is there. Very fundamental concept of the driving force of the mass transfer of this. That means there is no chemical potential difference, then mass transfer will not occur. If there is some chemical potential difference inside the system is present, then mass transfer will happen, then mass transfer will happen. तो ऑलवेज ट्रू कौन सा होगा? जब तक केमिकल पोटेंशियल पूरे इस पोजीशन का, इस पोजीशन का, इस पोजीशन का, इस पोजीशन का सेम नहीं हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज टर्म यूज लिखा है, ऑलवेज, इस पर फोकस करो। ऑलवेज जो हमेशा होगा, हमेशा कंसंट्रेशन डिफरेंस हमेशा नहीं होगा, हमेशा केमिकल पोटेंशियल। तो आंसर विल बी डी पार्ट।